एजुकेशन के साथ मैं आपका तारुफ करवा रही हूँ अलकलम डिजिटल एजुकेशनल सिस्टम के साथ। वीडियो का आगाज़ करने से पहले एक अच्छी बात जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने इखलाक में जो है वो बेहतरीन हुस्ने सलूक पैदा करें, क्योंकि जो शख्स आपकी नरम ख्वाहिश से महरूम कर दिया जाता है वो भलाई से महरूम कर दिया जाता है। अलकलम डिजिटल एजुकेशनल सिस्टम स्टूडेंट्स को हालात को मद्देनज़र रखते हुए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को अच्छे एजुकेशनल सिस्टम के साथ ऑनलाइन स्टडी करवाएंगे, उनके क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे, उन्हें असाइनमेंट्स देंगे, प्रेजेंटेशंस देंगे, ताकि हमारा हर स्टूडेंट ग्रूम हो सके। और इसके अलावा एजुकेशन को हम इजी बनाना चाह रहे हैं हर एक के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हर कोई घर तक महदूद है और एजुकेशन सिस्टम जो है वो बिल्कुल अपाहिज होकर रह गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि एजुकेशन हर एक तक पहुँचे और हमारा हर स्टूडेंट ब्राइट हो। हमारा जो मोटो है अलकलम डिजिटल एजुकेशनल सिस्टम का वो यूनिटी, डिसिप्लिन और मैनर्स है। और एक आखिरी बात कि एजुकेशन जो है आपके पास लर्निंग है, ट्रेनिंग नहीं। लर्निंग का मतलब ये है कि आपने इसे सीखना है, रटालाइज नहीं करना। जहाँ से आपको नहीं समझ आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डेफिनेटली आंसर करूँगी क्वेश्चन का। समझना आसानी से है ताकि आप जो है वो एक बुक को मद्देनज़र रखते हुए चैप्टर्स की लिस्ट देख सकें, आप ये देख सकें कि हमने पढ़ना क्या क्या है। इसके अलावा ये इतना मुश्किल नहीं है कि जितना आप समझ रहे हैं कि फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री जो वो मैट्रिक से डिफरेंट नहीं है इतनी ज़्यादा। आपने जो कॉन्सेप्ट मैट्रिक में पढ़े हैं वही आप इसके अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो बेसिक कॉन्सेप्ट का है, जिसके अंदर बेसिकली आप पढ़ते हैं कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। मैं आपको हर चैप्टर की इंडिविजुअल लिस्ट जो है वो पेश करूँगी ताकि आप देख सकें कि उसके अंदर हमने स्टडी क्या क्या करना है। फिल वक्त ही आपके पास कंटेंट है जो आपको बुक के स्टार्टिंग में भी मिल जाएगा कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, हमारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स क्या हैं केमिस्ट्री के अंदर, गैसेस क्या होती हैं, लिक्विड एंड सॉलिड्स क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, केमिकल बॉन्डिंग क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रिएक्शन काइनेटिक्स। सो फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें पहले ये देखें कि केमिस्ट्री में हम स्टडी क्या क्या करते हैं। केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि आपने किसी भी मैटर के अंदर केमिकल रिएक्शन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन चेक करनी, ठीक है। ये तीन चीज़ें जब आप किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं तो आप कहते हैं ये केमिस्ट्री है। ये आप डेफिनेशन पढ़ के आए हैं मैट्रिक लेवल तक कि केमिकल इंट्रैक्शन हो जाए और आप उसका स्ट्रक्चर चेक करें, उसके रिएक्शंस चेक करें और कंपोजिशन चेक करें किसी भी चीज़ की, तो आप केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं उसको। एटम, मॉलिक्यूल, आयन, ये टर्म्स हैं मैटर को डिफ़ाइन करने के लिए। आप कहते हैं मैटर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई ना कोई मैस हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी कि वो जगह रखती है और जो है जगह घेरती है और मास रखती हो। तो मैटर की बेसिकली 4 फॉर्म होती हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस एंड प्लाज्मा। तो आप सबसे पहले ये देखें कि मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, वो कंबाइन करे तो क्या बन जाता है। तो आप कहते हैं कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फिर मॉलिक्यूल होते हैं जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्रिएट करते हैं। आयन फॉर्मेशन तब होती है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है। इसके अलावा मास स्पेक्ट्रोमीटर हम चेक करते हैं आइसोटोप, यानी कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है तो हम उसकी रिलेटिव अबंडेंस चेक करते हैं। आपने देखा है कि हम हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है वो यूज़ करते हैं 1 वाला, तो क्यों 1 वाला यूज़ करते हैं, बाकी क्यों नहीं यूज़ करते। मास स्पेक्ट्रोमीटर में उसकी रिलेटिव अबंडेंस यानी नेचर में उसके पाए जाने का रुझान बाकी से ज़्यादा है, इस वजह से हम उसे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम इसमें ये स्टडी करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला देखेंगे, किसी भी कंपाउंड का सादा तरीन जो फार्मूला होता है उसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। देन मोल है कि किसी भी चीज़ का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 6.0 × 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर हो, तो 1 मोल होता है। स्टिक्योमेट्री देखेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट देखेंगे और यील्ड देखेंगे। केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर ये मैंने एक एटम का आपको स्ट्रक्चर जो है वो दिखाया है, जिसके अंदर आप ये देखिए कि एटम होता कैसा। मतलब ये है कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, आउटर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहाँ पे शेल होता है। अब ऐसा है कि जो सेंट्रल पार्ट है उसे न्यूक्लियस कहते हैं, जो आउटसाइड पे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर प्रोटॉन कम हो गए तो फिर प्रोटॉन कम होने का मतलब ये है कि आपके पास पॉजिटिव चार्जेस की कमी हो गई और इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा हो गए तो नेगेटिव आयन हो जाएगा। इसी तरह आप सिर्फ एक एटम के स्ट्रक्चर को सामने मद्देनज़र रखते हुए आप एटम की डेफिनेशन कर सकते हैं, मॉलिक्यूल को बना सकते हैं। अगर आप आयन बनाना चाहते हैं तो आप उसे बना सकते हैं। इसके अलावा आप आइसोटोप चेक कर सकते हैं कि उसमें न्यूट्रॉन नंबर जो है वो चेंज होगा, बाकी नंबर वही रहेंगे। तो आप बेसिकली एक एटम जब आप समझ जाएंगे ना तो आप बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद उससे रिलेट करके समझते जाएंगे, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली हमने ये स्टडी करना। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री, ये आपकी बुक का सबसे छोटा चैप्टर है।
इसके अंदर आप जो है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं केमिस्ट्री के अंदर उसकी टेक्निक सीखेंगे कि हम कौन सा ऑपरेटस इस्तेमाल करके किस किस्म का रिएक्शन कर सकते हैं, किस किस्म का प्रोसीजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सॉल्वेंट और सोल्यूट है, हम कहते हैं एक सोल्यूशन बनाने के लिए हमें सोल्यूट और सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है। सोल्यूट जो आपके पास स्मॉलर क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट जब आपके पास लार्जर क्वांटिटी में होता है, तो एक सोल्यूशन बन जाता है। फिर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, इसकी सिंपल एग्जांपल मैं बच्चों को ये देती हूँ कि बेटा जब आप चाय बनाते हैं तो आप उसको सीव करते हैं, मीन्स आपकी जो टी पैक की पत्ती होती है वो ऊपर आ जाती है, आपकी चाय नीचे चली जाती है। दिस इज़ अ सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस कि आपको अगर किसी भी चीज़ में जो है वो सोल्यूट की सेपरेशन करनी है तो आप क्या करते हैं, उसे फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर पेपर होता है एक, फ़िल्टर पेपर में आप जो है वो फ़िल्ट्रेट आपका जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, ये भी इसी तरह एक प्रोसेस है जिसमें आपकी क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है। क्रिस्टल की एग्जांपल आप अपने घर में देख सकते हैं, NaCl। सिंपल एग्जांपल जितनी होगी आपको उतनी अच्छी समझ आएगी, इसलिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल्स कोड कर रही हूँ क्योंकि अभी आप इनिशियल स्टेज पे हैं। आपको सिंपल एग्जांपल्स दूंगी तो आपको समझ आएगी। डिफ़िकल्ट एग्जांपल्स मैं दे सकती हूँ लेकिन वो आपकी समझ में नहीं आएगी तो फ़ायदा कोई नहीं होगा उसका। तो क्रिस्टलाइजेशन की सिंपल एग्जांपल आप देखें, क्रिस्टल शेप आप अपने नमक की देखते हैं, उसके अंदर जो स्पेसिफिक शेप होती है, क्रिस्टल्स के डायमेंशन होते हैं। सब्लिमेशन प्रोसेस भी हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं जिसमें सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके अलावा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, जैसे मैंने आपको बताया सोल्यूट और सॉल्वेंट सोल्यूशन के दो यूज़ होते हैं। तो सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है, इसके अंदर आपकी ईथर एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है। उसके अलावा क्रोमेटोग्राफी, इट इज़ ऑल्सो अ टेक्निक विच इज़ यूज्ड फॉर सेपरेशन। ये क्रोमेटोग्राफी की एक सिंपल सी डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक ऑपरेटस लगाता है जिसमें एक टैंक होता है आपके पास, उसके अंदर आप पिन एक होल लगाते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर जो वो अटैच करते हैं, इंक स्पॉट लगाते हैं, मूवमेंट होती जाती है उनकी ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूशन इन द सॉल्वेंट। तो वो जो है वो आपने बेसिकली सेपरेशन जो है इसके अंदर करनी है। ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी इसमें ऐसे जो है वो आपके पास थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कम क्वेश्चन जो है वो आते हैं इस चैप्टर में से। नेक्स्ट चैप्टर इज़ गैसेस। ये आपको आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि सबसे पहले जो फॉर्म आपको बता रहे हैं कि मैटर की गैसेस होती हैं। गैसेस के अंदर आप पढ़ेंगे वो स्टेट ऑफ मैटर बताते हैं कि 4 है। फिर उसके बाद गैस लॉज, यानी कि गैसेस की जो बिहेवियर है उसकी प्रॉपर्टीज़ है उसके लिहाज से डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट लॉज पेश किए। फिर डाल्टन का लॉ है पार्शियल प्रेशर का, वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेबल होती हैं। उसके अलावा डिफ्यूजन है, फ्यूजन आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ेंगे, आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। इसके अंदर आप हीलियम और हाइड्रोजन का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे। वंडर वॉल इक्वेशन पढ़ेंगे और लास्ट पे जो प्लाज्मा की 2 फॉर्म्स, मतलब आप ये समझें कि इन्होंने मैटर की 2 फॉर्म्स इस चैप्टर में डिस्कस कर दिए हैं, गैसेस और प्लाज्मा। प्लाज्मा की इतनी वाइड वैरायटी उन्होंने डिस्कस नहीं की क्योंकि प्लाज्मा जो है वो आपको यूनिवर्स में मिलता है, मतलब आपके जो प्लैनेट्स हैं, आपके जो स्टार्स हैं, उनके अंदर प्लाज्मा की रेशो ज़्यादा होती है। अब हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उसकी एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट, वो आप इसके अंदर पढ़ेंगे। जो आपके लैंप हैं, जो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए इस्तेमाल होती हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह, इसके अंदर प्लाज्मा का जो इस्तेमाल करते हैं। ये डिफरेंट गैसेस लॉ हैं। मैंने आपको एक फ्लो चार्ट सा दिखाया जिसके अंदर आप रिलेट कर सकते हैं कि हमने इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना क्या। दैट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एज मच एज़ यू कंसीडर कि बॉयल्स लॉ भी आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, चार्ल्स लॉ भी पढ़ चुके हैं और एवोगाड्रो लॉ भी आपने पढ़ा। ये तीनों के तीनों आप 9th में पढ़ के आ चुके हैं कि बॉयल्स लॉ में आप क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और गैस का बिहेवियर चेक करते हैं। चार्ल्स लॉ में आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और गैस का बिहेवियर चेक करते हैं। एवोगाड्रो लॉ में आप ये बताते हैं कि किसी भी चीज़ का जो 1 मोल है वो 6.8 × 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। तो गैसेस में इसको एप्लीकेबल कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। फिर इन तीनों को रिलेट करके आप एक आइडियल गैस लॉ बनाते हैं कि इन तीनों लॉज को कंसीडर करके फिर आप PV = nRT जो आपका आइडियल गैस लॉ है वो उसको बनाते हैं। उसी से रिलेटेड फिर हम KMT पढ़ेंगे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो कि आपको बताएगी कि अगर गैस के अंदर वॉल्यूम निग्लिजिबल हो तो किस कंडीशन में होता है, फिर वो आइडियल बिहेवियर क्यों नहीं शो करती। और इसके अलावा प्रेशर करेक्शन, इसमें इतना परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है कि इसमें आपको समझ नहीं आ रही अभी, क्योंकि ये पहला आपका लेक्चर है डेमो कि आपको सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि बुक में आपने पढ़ना क्या क्या। आप मेंटली अपने टॉपिक्स जो हैं वो 9-10 से ये पिक करें सारे और उनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि आपने वो पहले पढ़ लिए हुए हैं, आप एक दफ़ा याद कर लेंगे, आप रिवाइज़ कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हमने करना कैसे। ठीक है, जब आप वो कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो है ना किस तरह से करनी है। नेक्स्ट आपके पास है लिक्विड एंड सॉलिड्स चैप्टर। आप 2 फेजेस डिस्कस करके आ चुके हैं गैसेस वाली। अब आपने नेक्स्ट जो फेज़ डिस्कस करनी है वो लिक्विड और सॉलिड्स है। ये बात याद रखिएगा, सबसे वीक जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती हैं गैसेस में होती हैं, फिर लिक्विड में होती हैं, फिर सॉलिड्स में होती हैं।
आप इस पे भी एक चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं मैट्रिक में। तो आपकी बेसिकली फ़र्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में ग्रिप के लिए आपको चाहिए कि आप अपना मैट्रिक का जो पोर्शन रिलेटेड है फर्स्ट ईयर के साथ आप उसके ऊपर ग्रिप हासिल करें, वो वीक नहीं होनी चाहिए। उसे रिवाइज़ करते जाएंगे तो आपको फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री यूँ लगेगी कि जैसे मैट्रिक से रिलेटेड ही है। इसके अंदर टर्म्स वही हैं, जस्ट एलेबोरेट किया गया हर चीज़ को, वो फॉर्म्स बयान कर रहे हैं कि आपने करना क्या क्या है, किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना। जैसे देखें लिक्विड एंड सॉलिड्स है तो बताते हैं कि उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो गैसेस की निस्बत स्ट्रॉन्ग हैं और सॉलिड में सबसे स्ट्रॉन्ग है। फिर एवापोरेशन का प्रोसेस है लिक्विड का कि वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। इसके बाद लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आपके पास जो आप घर में LCDs वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर क्या प्रोपोर्शन होता है, किस तरह वो बनते हैं, वो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। सॉलिड इंट्रोडक्शन, लिक्विड की फेजेस ख़त्म हो गई हैं, फिर वो सॉलिड के बारे में आपको बता रहे हैं। फिर सॉलिड का आगे से वो फॉर्म्स है क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर सॉलिड की ही प्रॉपर्टी है तो उसके लिहाज से वो क्रिस्टल लैटिस इसके अंदर बयान करें। क्रिस्टल उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो आप पढ़ के आ चुके हैं। इसमें थोड़ी सी एलैबोरेटेड फॉर्म होगी। डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगाड्रो नंबर जब इसके अंदर आएगा, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं कि किस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। जब आप कंपैरिजन करके याद करते हैं तो चीज़ बहुत अच्छी याद होती है, तो इसलिए हमेशा कंपेयर करके याद करें। ये अभी के लिए नहीं, केमिस्ट्री के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट में कह रही हूँ कि आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जब कंपेयर करके याद करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद होती जाएंगी, ठीक है। तो जैसे वो आपको बता रहे हैं कि सॉलिड्स के अंदर डेफिनेट मैस होता है, लिक्विड के अंदर डेफिनेट मैस होता है, गैसेस के अंदर होता है, लेकिन शेप सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स की डेफिनेट होती है, लिक्विड के अंदर भी नहीं होती है। आप जिसमें डालें, जैसे अगर आप बॉटल लेके आते हैं बाज़ार से, आप उसे पोर करते हैं ग्लास के अंदर तो वो लिक्विड जो है वो अकॉर्डिंग टू ग्लास हो जाता है। इसी तरह गैसेस हैं वो अकॉर्डिंग टू शेप जो है ना वो एग्जिस्ट करती हैं। आप जिस शेप में उसे डालते हैं उसी शेप की हो जाती हैं। वॉल्यूम डेफिनेट है आपके पास सॉलिड लिक्विड का, गैसेस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड्स ऑलरेडी रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं, आप उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप एक डेस्क लेते हैं या आपके पास कोई भी सॉलिड फॉर्म है जिसे आप कंप्रेस करना चाह रहे हैं तो आप उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। हाँ, समहाउ जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं आप उसे जो है कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि वो एमॉर्फस हैं, शेपलेस हैं। इसके अलावा लिक्विड जो है ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, आप उसे भी कंप्रेस नहीं कर सकते। समहाउ वो लिटिल बिट जो है वो कंप्रेस हो सकते हैं, लेकिन गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। फ्लूइडिटी नॉट पॉसिबल, सॉलिड्स बह कर नहीं जाते, लिक्विड फ्लो कर जाते हैं, गैसेस भी फ्लो कर जाती हैं। रिजिडिटी सॉलिड्स के अंदर हाई होती है, लिक्विड के अंदर लेस होती है, इसके बाद गैसेस में नहीं होती। डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड्स के अंदर स्लो होती है, उसके अलावा लिक्विड के अंदर फास्ट होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हम एक परफ्यूम जो है वो स्प्रिंकल करते हैं तो आप थोड़ी देर बाद उसकी स्मेल, उसका अरोमा पूरे रूम में कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा गैसेस की वेरी फास्ट होती है। स्पेस जो है वो सॉलिड्स के अंदर क्लोजली पैक्ड होते हैं तो कम होती है उनके अंदर स्पेस, लिक्विड्स के अंदर ज़रा जो है वो उसकी निस्बत ज़्यादा स्पेस होती है सॉलिड्स की निस्बत, लेकिन इसकी निस्बत बहुत कम स्पेस होती है। उसके अलावा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं और इसके अलावा लिक्विड्स के अंदर जो है वो वीक होती हैं सॉलिड्स की निस्बत, और गैसेस में तो निग्लिजिबल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटम के बारे में आप पहले चैप्टर में डिस्कस करके आ चुके हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से मुराद ये कि हमने उसकी ब्रीफ हिस्ट्री पढ़नी है, कैसे डिस्कवर हुआ, उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो पार्टिकल की चार्ज बाय मास रेशो क्या है, वो स्पेक्ट्रम कैसा शो करते हैं, एक्सरेज की डिस्कवरी देखनी है। फिर आपने वेव नेचर, एनर्जी का और जो वैलेंसी का रिलेशनशिप है कि इलेक्ट्रॉन बिहेव एज पार्टिकल एज वेल एज जो है वो आपके पास एनर्जी जो है वो बिहेव करता है, कि इसकी ड्यूअल नेचर होती है कि वेव भी के तौर पे बिहेव करता है और पार्टिकल के तौर पे भी बिहेव करता है। वो आपने पढ़ना है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो आपने पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कैसे किए जाते हैं किसी भी एटम के अंदर, वो आपने पढ़ने। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया एटम का कैसा होता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट, ये मैं पहले चैप्टर में भी आपको बता चुकी हूँ कि एटम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है, डेट कांट बी ब्रोकन डाउन केमिकली। इसकी पुरानी डेफिनेशन थी जो वो कहते थे चूँकि हमने इसे तोड़ा ही है तो इसके अंदर से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकले, तो हम इसकी डेफिनेशन अब ऐसे करते हैं विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वो मॉलिक्यूल होता है। एटम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी आप पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। न्यूट्रॉन जो है वो विदाउट चार्जिंग है। इनकी चार्जिंग हमें कैसे पता लगती है, कैसे पता लगता है इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, इस पर न्यूट्रॉन। हम इसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से पास आउट करवाते हैं। अगर नेगेटिव की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाए तो हम कहते हैं ऑटोमेटिकली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर पॉजिटिव की तरफ चल जाए तो हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल चार्ज कंसीडर करते हैं। चैप्टर इस केमिकल बॉन्डिंग कि केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है आपके पास कि एटम जो है आपको पता है हर एटम
जो है वो अपने आप को स्टेबल करना चाह रहा है, अपने आप को मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। O2, H2, Cl2 आप इस फॉर्म में पढ़ते हैं, आप उसे O क्यों नहीं लिख सकते, आप उसे H क्यों नहीं लिख सकते? इस वजह से कि वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूल की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं? इसलिए कि हर एटम जो है वो अपने आप को नोबल गैस जैसा बनाना चाहता है। नोबल गैसेस आर द स्टेबलेस्ट वन, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनका डुप्लेट और ऑक्टेट पूरा होता है, उन्हें मज़ीद रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती, और अगर वो करते हैं तो वो बहुत सीवियर कंडीशन में उन्हें हाई एनर्जी देनी पड़ती है, फिर जाके वो रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग जो है वो पढ़ के आए हुए हैं। 4 किस्म की केमिकल बॉन्ड्स जो है वो बनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आपके पास, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट है, और मेटालिक बॉन्डिंग आप पढ़ा हुआ है। इसके अलावा इनमें आयनाइजेशन एनर्जी की टर्म, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि आपको किसी भी एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए गैशियस कंडीशन साथ लिखना ज़रूरी है कि वो सिंगल वन हो, डबल नहीं। गैशियस कंडीशन में से जो है आप उसे रिमूव करते हैं जब इलेक्ट्रॉन को, तो वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो अट्रैक्शन होती है, अफिनिटी मीन्स होता है अट्रैक्शन, लव, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो अफिनिटी है एक एटम के लिए, वो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। कि आप कोई आउटसाइड से इलेक्ट्रॉन जो है वो पुट करें किसी भी एटम के अंदर, तो वो उसे कितनी यूँ समझे कि अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, वो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी द कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की है, दैट इज़ 4.0। इसके बाद टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, डाइपोल मूवमेंट, वो सब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड हम पढ़ेंगे कि जैसे जो क्रिस्टल्स हैं, जैसे NaCl है, उसका 800 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होता है। वजह क्या है कि उसमें आइंस फॉर्मेशन हो जाती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। उसने आयनिक बॉन्ड बनाया तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट था, सबसे स्ट्रॉन्ग, कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करा। अब उसी की निस्बत वाटर को देखें तो उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अल्कोहल को देखें तो वो रूम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है। इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? उनके अंदर मौजूद केमिकल बॉन्डिंग की वजह से, वो आपने इसके अंदर डिस्कस करना है। ये आपको डिफरेंट टाइप्स की मैंने जो वो बॉन्डिंग बताई कौन कौन सी होती है, आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की ही एक टाइप है, ठीक है, आप उसे उससे अलग कंसीडर नहीं कर सकते। आयनिक बॉन्ड जो है वो जेंट होता है, यानी कि उसके बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लेटेस्ट एनर्जी उसके अंदर होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं। इसके अलावा अपोजिटली चार्ज आयन जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर देखें सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है और जेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। मेटालिक बॉन्डिंग के अंदर जो है वो लेटेस्ट स्ट्रक्चर होते हैं, कंडक्शन करते हैं, जैसे आप मेटल्स वगैरह में देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज़ थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री, थर्म का मतलब होता है हीट। जब आप किसी भी समझे टर्म का मीनिंग समझ आते हैं ना, आप उसकी एक कॉन्सेप्ट के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाते हैं, फिर आपको समझ आ जाती है कि हमने इसके अंदर डिस्कस क्या क्या करना। जैसे थर्मो का मतलब है हीट, तो फिर आप केमिस्ट्री मैंने आपको पहले बताया कि आपने स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, केमिकल इंटरेक्शन चेक करनी है, तो हीट की वजह से जो स्ट्रक्चर चेंजेस आती हैं, उसकी कंपोजिशन चेंजिंग आती हैं, यहाँ फिर उसके अंदर केमिकल इंटरेक्शन होती है, वो आपने इसके अंदर चेक करनी है। स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस आर दोज रिएक्शन विच अकर ऑटोमेटिकली, जो खुद ब खुद होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, जो खुद ब खुद नहीं होते वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। सिस्टम कहते हैं आप कोई भी चीज़ जो आपके अंडर ऑब्जर्वेशन है। फॉर एग्जांपल सिंपली अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो आपकी ऑब्जर्वेशन है, तो सिस्टम है, बाकी सारी चीज़ें आपकी सराउंडिंग है। तो अब कोई भी चीज़ जो ऑब्जर्वेशन में कंसीडर करते हैं वो आपका सिस्टम होता है, बाकी सारी सराउंडिंग होती है। स्टेट फंक्शन है इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है एंथैल्पी, हीट चेंजेस को कहते हैं। क्या आप देखते हैं, आप कुछ चीज़ें मिक्स करें तो आपका जो कंटेनर है वो हीट अप हो जाता है, कुछ चीज़ें मिक्स करें तो आपका कंटेनर जो है वो कोल्ड हो जाता है। क्यों हो जाती है? किस तरह पता लगता है कि क्या चीज़ जो है वो ठंडी होगी, क्या चीज़ गर्म होगी? वो पता लगता है उनके रिएक्शन से, कि रिएक्शन आया एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, कि अगर एक्सोथर्मिक है तो हीट रिलीज़ होगी, एंडोथर्मिक है तो हीट एब्जॉर्ब होगी। तो अगर हीट एब्जॉर्ब या रिलीज़ होती है तो आप फिर उसके अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है कि अगर एंथैल्पी यानी हीट चेंजेस होती हैं किसी रिएक्शन में, तो आप उसे मेजर कैसे कर सकते हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि कितनी हीट इवॉल्व हुई, कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, वो आप इसके अंदर देखेंगे। और हैज़ेस लॉ है, हैज़ेस लॉ यूज़ किया जाता है एंथैल्पी की मेजरमेंट के लिए। उसके बाद देखें, ये थर्मोडायनेमिक्स का ही मैंने आपको एक लॉ बताया हुआ है कि द बॉडीज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम आर एट सेम टेम्परेचर। मतलब अगर आप डालते हैं, मतलब सिंपल एग्जांपल फिर मैं आपको दे रही हूँ कि अगर आप बर्फ़ डालते हैं किसी भी हॉट वाटर में या नॉर्मल वाटर है,
वो तब तक जो है वो आपके पास मेल्ट हो जाएगी। फिर आप जब कंसीडर करेंगे उसे थोड़ी देर बाद, तो आप देखेंगे टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो चुका होगा। वो तब तक जो है वो मेल्ट होती रहेगी बर्फ़, जब तक कि वो आपका दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। अगर आप एक स्पून जो है वो किसी भी कंटेनर के अंदर रखते हैं, जब आप उसे गर्म कर रहे होते हैं और वो स्पून आयरन का है, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो स्पून गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाता है? कि उसकी हीट जो है वो ठंडा होता है स्पून जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, और वो कंटेनर जो है वो गर्म होता है। थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम की वजह से उसका टेम्परेचर कंटेनर का और आपके स्पून का टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है ड्यू टू थर्मल इक्विलिब्रियम लॉ। एनर्जी कैन नेवर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये आपका फर्स्ट लॉ कहता है। इसके अंदर आप ये कहते हैं कि एनर्जी ना तो चेंज होती है, मतलब आप ये कहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो जल जाती है। अगर आप वो एनर्जी जो वो कन्वर्ट हो जाती है किसी और फॉर्म में, वो ख़त्म नहीं होती, जस्ट कन्वर्ट होती है। तो टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स जो है वो कहते हैं इंक्रीज़ करती जा रही है। एंट्रोपी कहते हैं बिगाड़ को बेसिकली, कि सिस्टम के अंदर जैसे ग्लोबल वार्मिंग जो इंक्रीज़ करती जा रही है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स हैं, या फिर आपकी हीट एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है, ओवरऑल वेदर क्लाइमेटिक चेंजेस आते जा रहे हैं जो टोटल हैं, वो क्यों आते जा रहे हैं वो आपने इस चैप्टर में देखने हैं, और किस तरह से एंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हैं वो आपने देखनी है। नेक्स्ट चैप्टर इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके ऊपर एक फुल फ्लैज चैप्टर मैट्रिक का फर्स्ट चैप्टर है कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो वही केमिकल इक्विलिब्रियम। ये एक तो एक ग्राफ्स है ना, आपको दिखाया गया केमिकल इक्विलिब्रियम का आप कंसीडर कैसे कर सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में जब आप ये देखें ना कि रिएक्टेंट जो है वो अपने आप को जितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते थे उन्होंने कर लिए, और प्रोडक्ट दोबारा से जो है वो रिकन्वर्ट होना शुरू हो गए रिएक्टेंट के अंदर। चाहे आपके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, चाहे आपके बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट पड़े हुए हैं, लेकिन वो रिएक्टेंट मैं कह रही हूँ थोड़े से प्रोडक्ट जो आपके बन गए, इक्विलिब्रियम आ गया, आपके पास रिएक्टेंट बेतहाशा है, वो आगे नहीं जाएगा क्योंकि उसका इक्विलिब्रियम आ गया हुआ। इक्विलिब्रियम से मुराद दिया है कि रिएक्टेंट जब जिस स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं उसी रेट से जो प्रोडक्ट जो है ना वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो वो इक्विलिब्रियम आ जाता है। इसलिए जब हम सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो हम स्मॉल क्वांटिटी लेकर तो फिर उसकी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि अगर हम लार्ज एक्सेस अमाउंट यूज़ करेंगे, उसका इक्विलिब्रियम आ गया तो हमारा एक्सेस सॉल्वेंट जो वेस्ट होगा वो हमारे किसी काम नहीं आता, तो हम उसकी जो है ना स्मॉल एक्सट्रैक्शन करते हैं ताकि इक्विलिब्रियम कायम हो, तो हमारे रिएक्टेंट जो हम रीयूज़ कर सकें। नेक्स्ट चैप्टर इज सोल्यूशन। सोल्यूशन की दो सिंपल फॉर्मेशन में हम दो चीज़ें कंसीडर करते हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट। कि सल्यूट जो है वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट जो आपके पास लार्जर क्वांटिटी में होता है। तो उसका कॉन्सेप्ट आपने देखना है, कंसंट्रेशन यूनिट्स के सोल्यूशन को हम मैयर कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी भी शॉप पे जाते हैं तो हम उसे कहते हैं भाई लीटर में हमें बॉटल दे दो, लिक्विड कोई भी फॉर्म मांगते हैं तो हम लीटर में, दूध लीटर में लेते हैं हम, बॉटल लीटर में लेते हैं, लेकिन क्या हम चीनी लीटर में लेते हैं? नहीं, वो चीनी है, वो सॉलिड है, वो वेट है, वो आप ग्राम में कंसीडर करते हैं, किलोग्राम में कंसीडर करते हैं। तो डिफरेंट किस्म की कंसंट्रेशन यूनिट्स आपने डिस्कस करने हैं। सोल्यूशन की टाइप्स, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशंस। आइडियल सोल्यूशंस रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करने वाले, और नॉन आइडियल सोल्यूशन जो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ये मैं आपको भी बताती हूँ। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंडेंट, लैंड्सबर्ग मेथड, एनर्जेटिक्स ऑफ सोल्यूशन जब आपने डिस्कस करनी। ये आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में जो वो डिफरेंस है कि आइडियल सोल्यूशन की जो इंट्रैक्शन होती है कंपोनेंट्स में सिमिलर होती है जैसे कि प्योर कंपोनेंट में थी। नॉन आइडियल सोल्यूशन में ऐसा नहीं होता, वो डिफरेंट हो जाती हैं सोल्यूशन फॉर्मेशन के बाद। देयर इज़ नो वॉल्यूम चेंज एंड एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग ऑफ द कंपोनेंट। ना ही वॉल्यूम चेंज होता है सोल्यूशन बनने के बाद सल्यूटेड सॉल्वेंट का, और ना ही उनमें कोई एंथैल्पी यानी हीट चेंज होती है। और नॉन आइडियल सोल्यूशन में एंथैल्पी भी चेंज हो जाती है और वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। इसके अलावा जो आइडियल सोल्यूशन है वो ईच कंपोनेंट ओबे करता है रोल्स लॉ को, नॉन आइडियल सोल्यूशन नहीं ओबे करता रोल्स लॉ को। नेक्स्ट चैप्टर इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स के इलेक्ट्रॉन चेंजिंग की वजह से ऑक्सीडेशन से मुराद होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ हो, हाइड्रोजन लूज़ हो, ऑक्सीजन गेन हो। किसी भी रिएक्शन में इन तीनों में से कोई एक काम हो रहा हो या फिर इन तीनों में से दो काम हो रहे हो तो आप उसे ऑक्सीडेशन कह देते हैं। और रिडक्शन बिल्कुल इसका अपोजिट, क्या आप हाइड्रोजन गेन करें, इलेक्ट्रॉन गेन करें, ऑक्सीजन रिमूव करें तो रिडक्शन हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन जब गेन या लूज़ हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बात है कि उनकी जो वो इलेक्ट्रॉन रेशियो है वो चेंज होगी, तो उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंसिंग हम सीखेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो है वो सीखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो देखेंगे, आपने पढ़ा हुआ है कैथोड और एनोड।
कैथोड पे जब रिडक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए आप केमिकल सेल्स लगाते हैं, जैसे सोडियम एक्सट्रैक्शन के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन के लिए, सोडियम कार्बोनेट फॉर्मेशन के लिए। तो उनके अंदर जो है वो किस तरह से हम सेल प्लेस करते हैं, किस चीज़ का एनोड, किस चीज़ का कैथोड, किस तरह से उनकी बैलेंसिंग की जा सकती है, उनको किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है, वो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखते हैं कि किस तरह बनता है, किस तरह आप लगा सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि उनमें कितना डिफरेंस होना चाहिए, बैटरी जब आप लगाते हैं उसके साथ, या फिर आप उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी सेल के लिए बेनिफिशियल होता है, कौन सा सेल, फ्यूल सेल इस्तेमाल करें, या फिर आपके पास जो 2 किस्म के सेल आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, रिचार्जेबल, नॉन रिचार्जेबल, वो आपने देखने। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बेसिकली आपको बताती है कि अगर आपके पास 2 एटम हैं, दोनों का एक का एनोड बनाया अपने का कैथोड, तो किसके ऊपर आप पॉजिटिव डिपॉजिट करें, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है कि एनोड पे पॉजिटिव आएगा, कैथोड पे नेगेटिव आएगा, वहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, वहाँ रिडक्शन हो रही है। तो वो तो आपने कंसीडर करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के साथ कि आपको पता हो कि 2 एटम जो आप ले रहे हैं, एक का एनोड बना रहे हैं, एक का कैथोड बना रहे हैं, तो किसको आप पॉजिटिव जो है वो लगाएंगे उसके ऊपर, किसके ऊपर नेगेटिव लगाएंगे। उसके अलावा मॉडर्न बैटरीज पढ़नी है और फ्यूल सेल्स इसमें पढ़नी है। ये एक सिंपल सी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो है ना वो टेक्नोलॉजीज़ बेस्ड जो हम बनाते हैं वो देखनी है कि आप इसने क्रूयन की जो टर्म है कि आयरन जो है अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता जाता है और क्रूयन होती जाती है, रस्टिंग होती जाती है। उसके अलावा ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोसिंथेसिस आपने देखनी है। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलाइसिस, एनर्जी कन्वर्जन किस तरह से कन्वर्ट होती है कि आप चार्ज करते हैं उस चीज़ को तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और एनर्जी स्टोरेज आपने देखनी है। और इसके अलावा सेंसिंग, जैसे आप थर्मोमीटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन काइनेटिक्स, लास्ट चैप्टर। रिएक्शन काइनेटिक्स का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ की स्पीड अप की जो रेट है ना वो देखें। वो आप फिज़िक्स में भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में रिएक्शन, ऑब्वियस बात है रिएक्शन इंटरेक्शन हम चेक करते हैं किसी भी चीज़ के। तो रिएक्शन की जो काइनेटिक्स होती है, उनकी जो स्पीड अप होती है, उनका रेट जो होता है वो हमने चेक करना होता है। रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की होती है, वो हम देखते हैं कि कितने टाइम के बाद ये इसका जो आइसोटोप है वो हाफ रह जाएगा, इसकी जो लाइफ है वो हाफ रह जाएगी। रेट डिटर्मिनेशन चेक करते हैं। इसके अलावा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चेक करते हैं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मींस कि आप ये चेक करते हैं कि कब तक जो है ना वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी मेंटेन रहेगी, या कितनी देर के बाद जो है ना ये कौन सी चीज़ इसको स्पीड अप कर रही है, कौन सी एक्टिवेट कर रही है। जैसे सिंपल मैं आपको कहती हूँ कि आप एंजाइम्स में ये कंसीडर करते हैं कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी यानी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए कितना जो है ना वो टाइम लगता है, वो उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है। फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, आर्हीनियस इक्वेशन और कैटालिसिस। काइनेटिक्स की सिंपल सी डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन और हाउ फास्ट दे अकर अंडर डिफरेंट कंडीशन। इट यूजली इंक्लूड्स अ स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन विच इज़ लुक एट हाउ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ब्रेक। मतलब वही कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक कैसे हो रहे हैं या किस तरह से कंसीडर किए जा रहे हैं। अब ये पेपर स्कीम है आपके पास, जिसमें आप ये देखें कि आपके पास सबसे पहले 17 MCQs होते हैं। ये आपके पास 2 MCQs। इस पेपर स्कीम का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ चैप्टर को बिल्कुल ही स्किप कर दें, कुछ चैप्टर्स को बिल्कुल ही पकड़ लें। इसका मतलब ये है कि आपने ये देखना है कि आप किस तरह से अपने जो है ना वो चैप्टर्स प्रिपेयर कर सकते हैं, किसके ऊपर अच्छी ग्रिप रख सकते हैं। और ये बात याद रखिएगा, आपके पास MCQs जो है वो एक्सरसाइज में से इस तरह नहीं आते जिस तरह आपके मैट्रिक में थे कि वो मोस्टली एक्सरसाइज में से देते थे और बुक के अंदर से या चैप्टर के अंदर से नहीं देते थे। वो चैप्टर के अंदर से भी आपको देंगे, कॉन्सेप्चुअल बेस भी देंगे, या जिस तरह आप मैथ में करते हैं फॉर्मूलाज आपने अप्लाई करने हैं वो उसके अंदर भी आपको कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका MC आता है कि आप शेल नंबर जो है वो फाइंड आउट करें हाइड्रोजन का, तो वो आपने खुद जो है वैल्यूज़ लगा के फाइंड आउट करनी होती है। तो आप देखिए 1, 3, 4, 5, 6, 10 से आपके पास 2 MCQs हैं और एक MCQs 2, 7, 9, 8 और 11 से आएगा। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन देखें 2, 3, 4 जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 सेक्शंस हैं। पहले मैंने चैप्टर नंबर लिखा है, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है कि चैप्टर नंबर 1 से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 3 में से जो है 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8 में से 3 आएंगे और 9 में से जो है 2 आएंगे। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 2/2 है, 4/4, 5/4, 11/2 है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 7 में से 2, 10 में से 3। ये जो पेपर स्कीम है ये प्रीवियस ईयर की है लेटेस्ट, अब मे बी अपकमिंग ईयर में वो चेंज कर दें। आई एम नॉट एश्योरिंग यू कि ये पेपर स्कीम जो है फॉलो होगी, लेकिन इस ईयर के लिए उन्होंने यही जो है ना फॉलो की हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, AB पार्ट के साथ होता है। पहला आपके पास चैप्टर नंबर 4 है, दूसरा चैप्टर नंबर 1 है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 6 है 3+5 यानी कि A पार्ट तीसरे में से, दूसरा 5वें में से, फिर 6वें में से और 7वें में से, 10वें और 8वें में से, 9वें और 11वें में से। अब इसमें देखिए चैप्टर नंबर 2 नहीं है, जैसे मैंने आपको डिस्कशन के दौरान बताया था कि चैप्टर नंबर 2 इज़ नॉट हाउ मच इम्पॉर्टेंट कि आप उसे डिस्कस कर सकें।
अब लास्ट पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इसको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसान है। आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप बिला झिझक जो कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल so you can watch our latest video. Press the bell icon button and comment if you can't understand any type of question and any type of difficulty. I will definitely answer your question.